राम राम टीचर्स, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम स्टार्ट करने वाले हैं अब सर्कल हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 में ये एमपीटेट में मेंशन है, बाकी सभी टीईटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ से दिखते हैं और नंबर ऑफ़ कंसेप्ट्स यहाँ पर हैं। इससे पहले हमने ज्योमेट्री में जो भी स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, सिर्फ ट्राइंगल को छोड़कर, एक बेसिक है, बहुत बड़ा बेसिक है ट्राइंगल, वो सभी जगह पर यूज़ होता है, इवन सर्कल में भी यूज़ होगा। तो ट्राइंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सर्कल से, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, नंबर ऑफ़ पार्ट्स होते हैं। बाकी सभी में अगर देखा जाएगा तो पार्ट्स ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल में अगर हम जाते हैं तो डायगोनल्स पर जाके हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ साइड्स पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रहेंगी। तो एक एक करके हम सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सभी कंसेप्ट्स यहाँ क्लियर हो जाएं। जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको सिर्फ क्या ऐड हो, लॉजिक ऐड हो कि हम इस तरह से और सोच सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं। आप सारी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल मुंह ज़बानी याद करके रखेंगे कि आपको कहीं पर भी लगाना हो तो एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी तो याद हो। कैसे लगेगी ये हम सिखाएंगे आपको। बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगाने की कंडीशंस भी समझ आ जाएगी। और मैथ्स है, होगा सिर्फ करने से, प्रॉपर्टीज से अकेले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एप्लीकेशंस भी हमें करने होंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सर्कल हम स्टार्ट करेंगे। सर्कल में सबसे पहले हम सीखेंगे सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं, और पार्ट्स से पहले हम डेफिनेशन पर चलें। तो सर्कल की डेफिनेशन आपको ये क्लियर किया जाए, सर्कल की डेफिनेशन है, और सर्कल की जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो होती है एक ऐसे शब्द से जिसकी डेफिनेशन नहीं है, जो नॉन डिफाइन है। वो क्या है? वो है पॉइंट, बिंदु। सर्कल को बोला जाता है बिंदु का बिंदुपथ, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो, या एक ऐसा पथ कैसा? ये पथ है, एक ऐसा पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। ये निश्चित बिंदु है, वो इससे दूरी समान होती है, ये डिस्टेंस समान होती है, और इसे कहा जाता है वृत्त। इस सिस्टम को कहा जाता है वृत्त, और वो जो निश्चित बिंदु होता है उसे कहा जाता है वृत्त का केंद्र। इसे कहा जाता है केंद्र या सेंटर, और इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है O से। और जो डिस्टेंस होती है एक ऐसा बिंदु पथ जिसकी निश्चित बिंदु, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्र से दूरी समान होती है, और ये जो समान दूरी होती है ये कहलाती है R। ये जो डिस्टेंस है ये R कहलाती है, इक्वल डिस्टेंस, ये R कहलाती है। इस डिस्टेंस को कहा जाता है R। फिर उसके बाद निश्चित बिंदु से दूरी, उसे क्या है कहेंगे हम? निश्चित बिंदु क्या होगा? निश्चित बिंदु होगा केंद्र। फिर जो पथ है उसे क्या कहते हैं? इस पथ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिधि या सरकमफेरेंस। जो पथ होता है उसे कहते हैं हम परिधि या घेरा या बाउंड्री। कोई भी टर्म हम यूज कर लेते हैं सामान्य सी भाषा में। फिर निश्चित बिंदु और निश्चित दूरी होती है त्रिज्या। ये क्या होती है? R। और परिधि क्या होती है? 2πr। और केंद्र को लिया जाता है O से। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, इंट्रोडक्शन है सर्कल का। अब इसके इंट्रोडक्शन में और पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उन पर चलते हैं। अब यदि परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर हमें 2 पॉइंट बनाने को बोल दिया जाए तो हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। हमसे बोल दिया आपके परिधि पर 2 पॉइंट A और B हैं, हमने बोल दिया ये A और B हैं। अब आपसे बोला गया A से B पर पहुंचो आप।
ए से बी पर पहुंचो आप, और आपका जो मन है वो है घूमकर जाने का। सीधे सीधे आप नहीं जाते, सीधे सीधे नहीं जाते, और सीधे सीधे ना जाने वाले दो बच्चे हैं। अगर वो सीधे सीधे नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए पाथ क्या बचेगा? उसके लिए पाथ बचेगा, आप ध्यान से देखना, उसके लिए पाथ होगा वो यूं जाए। वो किससे जाए? परिधि से जाए। एक बोलेगा अच्छा ऐसा है तो ठीक है, एक काम कर, तू इस रास्ते से जा और मैं इस रास्ते से जाता हूं। ये भी एक रास्ता है ए से बी तक जाने का, बिल्कुल रास्ता है। और जब वो इस तरह से जाएगा, कर्व वे में जाएगा, वक्र के रूप में जाएगा, इस परिधि के रूप में जाएगा, तो इसे ए से बी तक जाने को लिखा जाता है जब वो परिधि पर चल रहा है। परिधि पर, परिधि पर, परिधि पर इसे कहा जाएगा। परिधि पर जब ये चलेगा तो इसे कहा जाएगा चाप। इसे कहा जाता है आर्क या चाप, जब ये परिधि पर चलेगा। अब परिधि पर चलेगा, चाप में अगर हम जाएंगे, ये गए हम चाप में, चाप में हमारे पास दो चाप बने, एक बनेगा दीर्घ मेजर और एक बनेगा लघु या माइनर, माइनर आर्क। दो आर्क बने, मेजर आर्क और माइनर आर्क। छोटे रास्ते से जा सकता है और बड़े रास्ते से जा सकता है, दोनों अलग अलग होंगे। ये हो जाएगा, ठीक बात। दीर्घ चाप और लघु चाप। अब ये जो दीर्घ चाप और लघु चाप हैं, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो एंगल बनेगा इस पर, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी दो तरीके से बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है? जैसे ए और बी, ये ए और बी के बीच में एंगल जो भी बनेगा, मान लो जैसे अभी हमें चाप ये दे रहा है और इसकी त्रिज्या अपन को दे दे 7, इसकी रेडियस हमें दे दी 7 हमें दे दी, और वो हमसे बोलता है कि इसका जो चाप है, चाप वृत्त पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लंबाई कवर कर रहा है। एक मिनट को, कुछ सिंपल सी लंबाई ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, मान लिया हम 11 ले लेते हैं। ये कितना सेंटीमीटर का आर्क है? ये है 11 सेंटीमीटर का आर्क, और इसकी ये है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त पर कोण बताओ। अब वृत्त पर यदि कोण बताना है तो वृत्त पर कोण बताने का तरीका क्या होगा? तो हमें ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 11 सेंटीमीटर का चाप वृत्त पर कितना कोण अंतरित करता है। तो इसे अगर हम देखेंगे तो पार्ट कितना है? 11 सेंटीमीटर पार्ट है 2 पाई आर का। 11 नीचे 2 पाई की जगह 22/7 गुणा 7। 11 से काटोगे ये 2, कितना पार्ट है? ये 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट के बाद हम क्या बोलेंगे? एंगल भी कितना होगा फिर? 1/4 पार्ट। एंगल भी 1/4 पार्ट होगा। 1/4 किया, आ गया 90। और हम बड़े प्रसन्न हुए कि हमने पार्ट के हिसाब से, सर ने हमें सिखाया है और पार्ट के हिसाब से हमने निकाल दिया, और तुरंत आंसर की तरफ देखने गए कि यहाँ पर बना एंगल 90 डिग्री होगा। जब आप वहाँ देखे थोड़ा सा निराश हुए, क्योंकि 90 डिग्री ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ ऑप्शन दे रहा था 180, 270, 350, 330।
180, 270, 330 और 210, इस तरह से वो ऑप्शन दे रहा था। 4 ऑप्शन वो किस तरह से दिया, 180, 210, 270, 330, इस तरह से ऑप्शंस दे दिए उसने। अब आपको एक बात समझना होगी कि जब वो यहाँ एंगल बना रहा है, ये बना रहा है, यहाँ इतना एंगल बना रहा है, तो इससे दूसरी तरफ जो एंगल बनेगा जिसे रिफ्लेक्ट एंगल कहा जाता है, तो रिफ्लेक्ट एंगल भी आंसर में आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्ट एंगल भी आप लेकर चलो, उसे अपने दिमाग से हटाकर नहीं चलना, क्योंकि टीईटीज में इस तरह के ऑप्शंस वो देता है जहां हमें लगता है क्वेश्चन गलत है। वैसा नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन गलत आ जाए। तो आप लोग रिफ्लेक्स एंगल भी ध्यान रखेंगे कि अगर ये 90 है तो 360 में से 90 हटाओगे 270 भी ऑप्शन पर हम जा सकते हैं। हालांकि यहाँ वो चाप दे रहा है तो इस चाप से अंतरित जो बनेगा वो 90 ही बनेगा, लेकिन अगर नहीं है तो रिफ्लेक्स एंगल पर जा सकते हैं, या वो वहाँ मेंशन कर दे कि इस चाप से बना रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, प्रवृत्ति कोण कितना होगा। तो 270 हमें ध्यान रखना है। ये दीर्घ चाप कहलाएगा, ये लघु चाप कहलाएगा। अब चाप ये यदि बन गया तो चाप के बाद अगर इसमें इस चाप से क्षेत्रफल देखा जाएगा, चाप इसी तरह से क्लोज होगा, क्षेत्रफल इसी तरह से कवर करेगा, क्षेत्रफल इस तरह से कवर करेगा, तो इसके क्षेत्रफल को अगर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो किस तरह से ये दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिखेगा क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को बोला जाता है त्रिज्या खंड, और इंग्लिश में बोला जाता है रेडियल सेक्टर। रेडियल सेक्टर नोट करके रखना, ध्यान रखना, रेडियल सेक्टर या सेक्टर ही इसको बोल सकता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। दीर्घ चाप, लघु चाप। अब ये जो सेक्टर है ये लघु में बनाया है, यही दीर्घ में भी बन सकता है। क्षेत्रफल आप लोग ध्यान रखेंगे उस चीज़ को भी। तो इसे बोला जाता है त्रिज्याखंड। चूंकि रेडियस से ये क्लोज हुआ है, अकेले आर्क ने कोई भी एरिया कवर नहीं किया, आर्क ने कोई भी एरिया कवर नहीं किया। कवर किसने किया है, रेडियस ने किया है, इसलिए इसे कहा जाता है रेडियल सेक्टर या त्रिज्याखंड, या इसे खंड भी कह सकते हैं, सेक्टर। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इस पार्ट में सारी कहानी क्लियर। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम जाएं, यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, जो ए और बी हमें इससे पहले बनाए थे वही ए और बी हमने फिर बना दिए, और दो क्या, अब तो एक ही सीधा सा बालक है, वो बोला मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सीधे ए से बी पर जाऊंगा। जब वो ए से बी पर जाता है, सीधे सीधे ए से बी पर जाता है, तो इसे कहा जाता है जीवा, इसे कहा जाता है कॉर्ड या जीवा। जब बिंदुओं को वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को सीधे सीधे मिला दिया जाए तो उसे कहा जाता है जीवा। यदि परिधि से मिलाएं तो उसे कहा जाता है चाप। अब यहां पर लघु और दीर्घ जैसी कहानी ज्यादा बनती नहीं है, जीवा एक ही होती है और सीधे सीधे जाके मिलती है, रास्ते दो नहीं है, तो इसे कहा जाता है कॉर्ड या जीवा। तो यहां ए बी क्या होगी, जब सीधा रास्ता होगा, सीधा रास्ता, तो सीधा रास्ता होगा ए से बी के लिए, ए टू बी, तो ए बी कहलाएगी जीवा या कॉर्ड। जीवा या कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद चलें ठीक है। अब हम चलें इसके पार्ट्स में, अगर देखेंगे, पार्ट्स में अगर देखने जाएंगे
पार्ट्स में अगर देखेंगे तो पार्ट्स में देखने पर हमें क्या देखेंगे, इसके एरिया की अगर हम बात करें, अब ये ए से बी तक चला गया, क्षेत्रफल कवर कर रहा है। अब क्षेत्रफल कवर करने की बात करेंगे तो दो तरह से ये क्षेत्रफल कवर कर रहा है। कैसा? पहला क्षेत्रफल देखा जाएगा ये नीचे कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है। दूसरा क्षेत्रफल देखा जाएगा ये ऊपर कवर कर रहा है। ठीक, तो जो नीचे कवर कर रहा है इसे क्या कहा जाएगा? जब कॉर्ड से क्षेत्रफल कवर होता है तो कॉर्ड से क्षेत्रफल कवर होगा, इसे कहा जाता है सेगमेंट। सेगमेंट, और ये कौन सा सेगमेंट है? ये है माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा वाला हिस्सा ले रहा है, बड़ा वाला हिस्सा लेता तो मेजर सेगमेंट हो जाता। ये ध्यान रखना है। ये क्या हो जाता? जीवा से हिस्सा जो लिया जा रहा है इसे क्या कहा जाता? इसे कहा जाता है जीवा खंड या सेगमेंट। जीवा खंड, जीवा से जो क्षेत्रफल बनेगा या पार्ट जो कवर करेगा उसे कहा जाएगा जीवा खंड या सेगमेंट। मेजर और माइनर दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है जो इंट्रोडक्शन में टर्म आपको सिखाए हैं ये सभी आपको टर्म अच्छे से समझ आ गए हैं। यदि ये टर्म आपको अच्छे से समझ आ गए तो अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ में कुछ एक प्रॉपर्टी अपन इस सेशन में देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब एंगल से रिलेटेड अपन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में हम चलें तो सबसे पहले हम, जो आपको भी याद है अभी, अगर ये पॉइंट ले लिया ए और बी, ये ले लें, ए और बी से केंद्र पर जो कोण बनेगा और इसके अपोजिट उसमें जो कोण बन रहा है, ये जो एंगल है ये अगर थीटा है तो यहाँ जो बना एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। किसी चाप AB से, किसी चाप AB से वृत्त की दीर्घ चापखंड में, वृत्त के दीर्घ चापखंड में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या दीर्घ चापखंड में बने कोण का डबल केंद्र पर बना कोण होता है। दोनों को बोला जा सकता है, दोनों से बोला जा सकता है किसी चाप या जीवा के बिंदुओं से, जीवा के बिंदुओं से दीर्घ चापखंड या चाप AB से दीर्घ चापखंड में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। यदि आप इसके प्रूफ को समझने की कोशिश करेंगे तो प्रूफ इसका थोड़ा सा सिंपल है, इसलिए इसको हम बता देते हैं। प्रूफ कैसा है ये देखो, इसको यहां ले लेते हैं सेंटर। अब कंस्ट्रक्शन पे जाएं, कंस्ट्रक्शन में बस इतना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये क्या है? त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सभी त्रिज्या हैं, एंगल बराबर होंगे। ये होगा x, ये होगा x, ये दोनों x हैं तो बाह्य कोण प्रमेय के हिसाब से दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। इसे अगर हम y मान रहे हैं तो ये इसके बराबर, ये भी y होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। ये x प्लस y है और ये क्या है? 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई, x प्लस वाई का डबल, x प्लस वाई को अगर थीटा लिख दोगे तो यहाँ आ जाएगा थीटा और यहाँ आ जाएगा 2 थीटा। और इसको याद रखने के बजाय बेहतर है कि आप इसको ही याद रख लो, इससे आपका काम हो जाएगा। क्या लिखना होगा? चाप से दीर्घ खंड में बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण से आधा होता है, या चाप पर बना कोण, दीर्घ चाप पर बना कोण बने कोण से वृत्त के केंद्र पर बना कोण डबल होता है। इससे ये निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको किताब में मिल जाएंगे और एग्जाम में भी मिल जाएंगे। किताब में आने का रीज़न है एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो किताबों में दिखता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखना। तो पहली प्रॉपर्टी आपने समझ ली है और लिख ली है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। जब आपने इस प्रॉपर्टी को समझ लिया है, अब आप एक बात बताना, आप यहाँ आपने इस प्रॉपर्टी को समझा, ये थीटा, ये 2 थीटा, अगर ये 90 होगा तो ये कितना होगा 2 थीटा 180। हम इसको बनाने की कोशिश करें, हम इसको बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये क्या ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि 180 तो यूं ही बनाते हैं और 180 यूं बनाते हैं, तो इसको आप यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं पर भी बना दो, वो समान होता है। अगली प्रॉपर्टी में हमें उसे भी लिखना है। तो अगर हमने पहली प्रॉपर्टी समझ ली है तो हमें दूसरी प्रॉपर्टी भी आराम से समझ में आ जाएगी कि अगर ये 180 हो गया, 180 का मतलब क्या है, केंद्र पर जीवा सीधी सीधी आ जाएगी। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम एक चीज़ और बताना भूल गए, ये जो जीवा की लंबाई है, केंद्र से दूर जाते हैं कम होती है, केंद्र की तरफ आते हैं बढ़ती है। इस पॉइंट को वहीं पर मेंशन कर लेना। जो जीवा की लंबाई है केंद्र से दूर जाने पर कम होगी, देखो इसको नीचे ले जाओगे ये छोटी होती जाएगी, और केंद्र के पास में जाते जाओगे ये बड़ी होती जाएगी, और केंद्र पर जाके सबसे बड़ी हो जाती है और उसे कहा जाता है व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ये पीछे जहां पर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे थे वहीं पर लिख लेना। केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई कम होती है, केंद्र की तरफ आने पर जीवा की लंबाई बढ़ती है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे जीवा के बारे में, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लोगे 2r। अब देखना आप यहां 180 कहां बनेगा, 180 बनेगा वृत्त के केंद्र पर जाकर, 180 बनेगा वृत्त के केंद्र पर जाके, ये 180 और वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र से अगर गुजर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम अर्धवृत्त। भाई जो चापखंड बनेगा वो अर्धवृत्त है, ऊपर भी उतना ही है नीचे भी उतना ही है, तो हम क्या बोलते हैं, एक प्रमेय यहां से डिराइव हो जाती है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये एंगल यहाँ जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा, इसी को कहा जाता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। या इसका अपोजिट जो थ्योरम आता है, इसका अपोजिट थ्योरम आता है, यदि कोई जीवा चापखंड पर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो वो जीवा क्या होगी, व्यास होगी। वापस से समझना, यदि कोई जीवा चापखंड पर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो वो क्या होगी, व्यास होगी, ये व्यास होती है। इसी को उल्टा करके दोनों को आगे पीछे करके देखा जाता है, इन्वर्स थ्योरम इनको कहा जाता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण यदि बन रहा है तो वो अर्धवृत्त पर है। ये दोनों थ्योरम आप एक साथ करके याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलें, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में चलें, एक ही चापखंड के कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, जैसा पीछे भी बोला था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, जैसे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी बन सकता है 90 डिग्री, ये भी बन सकता है, सभी 90 डिग्री होंगे, सभी 90 डिग्री होंगे, ये सब 90 डिग्री हैं, सब 90 डिग्री हैं। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लोर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। डिटेल में हम क्या देखने वाले हैं, देखना आप लोग, यहाँ हम समझने वाले हैं, ये लिया ए बी पॉइंट, ये चाप लिया। अब इसके दो चापखंड बने, एक होगा लघु माइनर और एक होगा मेजर। जब हम एंगल बनाने जाते हैं, मेजर में आप एंगल बनाओगे और माइनर में यदि आप एंगल बनाओगे, सबसे पहले तो ये कहानी आ जाती है, मेजर और माइनर की ये कहानी बन जाएगी। अब इसको आप कहीं भी ले जाके बना दो, यूं ले जाके बना दो, कुछ भी करके आप बना दो,
कहीं भी करके। तो ए बी और ये पी क्यू। पी कहाँ बन रहा है? माइनर पे, सॉरी मेजर पर। पी बन रहा है दीर्घ में, मेजर पर। और मेजर में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ध्यान रखना आप लोग, न्यून कोण ये बनता है न्यून कोण या एक्यूट एंगल, 90 से छोटा। हमेशा 90 से छोटा, क्योंकि 90 कब बनता है? 90 तो तब बनता है जब ये अर्धवृत्त पे चला जाता है। तो अर्धवृत्त तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम किससे पढ़ रहे हैं? अगर ये दीर्घ है तो ये लघु पर है, बराबर की कहानी पर है ही नहीं। हम इसे मेजर बोल रहे हैं तो बराबर की कहानी पर नहीं है, बराबर की कहानी पर नहीं है। तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े में बना कोण क्या होगा? 90 से छोटा। और छोटे में क्या होगा? छोटा क्यू है माइनर, लघु, तो लघु चापखंड में बना कोण कैसा होगा? माइनर में बना एंगल कैसा होगा? माइनर में बना एंगल होगा अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण होगा। ये अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये पिक्चर भी आपको क्लियर हो गई। अब जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल इक्वल होंगे। कौन से एंगल? ए बी से आप यहां बना दें, यहां बना दें, ये सभी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी एंगल इक्वल होंगे। चाहे आप इस तरफ बना दें, एक चापखंड के, एक ही चापखंड के कोण बराबर होते हैं। चाहे वो दीर्घ वाले हैं तो दीर्घ वाले सभी आपस में बराबर होंगे, लघु वाले हैं तो लघु वाले आपस में सभी बराबर होंगे। और इस पर भी ज्योमेट्री में तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंगल पर, जो हम डिस्कस करेंगे। अब चले हम इसमें बन क्या रहा है। अगर ए बी के हिसाब से देखा जाएगा, ए बी के हिसाब से देखा जाएगा तो एक एंगल हम दीर्घ चाप में बनाएं, एक एंगल लघु चाप में बनाएं। कुछ इस तरह से देखो, ये लिया ए बी आपने लिया, ये ए और बी पॉइंट, इससे लघु में ये एंगल बना लिया, दीर्घ में आपने ये बना लिया। तो यहाँ जो आमने सामने जो एंगल हैं ये अपोजिट वर्टाइसेस हैं, लेकिन ए क्यू बी पी या ए पी बी क्यू, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष कहाँ पर हैं? वृत्त की परिधि पर है। और वृत्त की परिधि पर अगर चारों शीर्ष होते हैं तो उसे कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसके विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो आप ये समझ जाएंगे कि इनका जो रिलेशन है, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ 180 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ अपने आप क्या होगा? 2 थीटा होगा। अब देखो, अब इससे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डिराइव करने वाले हम। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, ये 40 है तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? ये 40 है तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? हालांकि ये दीर्घ दिख रहा है, अपन 140 ले लेते हैं क्योंकि लघु चापखंड है ये। ए बी का ये क्या है? लघु चापखंड है। तो एंगल कैसा बनेगा? एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण बनेगा, तो अधिक कोण में अपन ने 140 ले लिया। अब केंद्र पर वो पूछ रहा है कितना होगा, तो केंद्र पर देखो ये 140, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 40। यहाँ होगा, दोनों का मिला के 180 होगा ना। ये कितना होगा? 40। यहाँ 40, तो यहाँ कितना होगा? डबल 80। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये रिलेशन ध्यान रखेंगे, इन दोनों का 180 होता है, इसका डबल यहां पर होगा। और इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके क्वेश्चन वो पूछता है और हम वो डिस्कस
करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस सेशन में हम इतना रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा। अब आगे और प्रॉपर्टीज पर हम चलेंगे, एंगल्स पर इतने से अपना काम हो जाएगा। अब एक एक करके अपन जीवा के क्वेश्चंस देखेंगे। जीवा की लंबाई पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पास में आना, दूर जाना, त्रिज्या के साथ मिला के टेंजेंट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो अपन डिस्कस अगले सेशन में करेंगे। एक में हम जीवा डिस्कस कर लेंगे, एक में हम स्पर्श रेखा डिस्कस कर लेंगे। इतने से अपना काम हो जाएगा। जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतना हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।